Hey guys, hi everyone. Good morning. Good morning, guys. Adab, namaskar, sat sri akal, and I welcome you all to lecture number 5 of this session, guys, of the series Fast Track Batch for September 24 and January 25. आज हमारी कोशिश रहेगी that we are inching closer to end of chapter number 1. आपको लग रहा होगा सर चैप्टर नंबर 1 में इतना टाइम लग रहा है तो बाकी चैप्टर्स में कितना टाइम लगेगा? दोस्तों, we will do justice to every chapter, to every provision that requires attention, practice and test. So do not worry about it. If there are sessions which are required additionally, I'll take it on Sundays. But we are going to make sure that we prepare in such a way कि हम हर तरीके से अपनी प्रैक्टिस करें. किसी भी तरीके का एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आए तो we are able to solve it and decode it. Let's get going with today's session. With a quick recap of what we did into the previous session, guys. पिछले सेशन में सबसे पहले हम लोगों ने करे 5 cases जहां पर income of the previous year will be assessed in the same year. It will not be assessed in the assessment year. It will be assessed in the previous year itself, because the government is of the opinion that if we wait till the next year, अगर अगले साल तक का इंतजार किया तो हो सकता है टैक्स ही ना मिले. तो कुछ नहीं से कुछ भला ही सही, जिसमें सरकार ने सबसे पहले कहा दोस्तों the income of non-resident from shipping business, दूसरा assessment of persons leaving India, तीसरा bodies formed for short period, चौथा assessment of persons likely to transfer property to avoid tax, and पांचवा दोस्तों income of a discontinued business. Shreya, and to every other student, I went to the hospital to check on my aunt. मेरी ताई जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, तो मैं उनसे मुलाकात करने के लिए हॉस्पिटल गया था. एंड बिकॉज हॉस्पिटल बहुत दूर था, मैं वापस नहीं आ पाया. तो शी इज रिकवरिंग वेल, शी इज कीपिंग वेल धीरे धीरे, बिकॉज शी इज नाउ एज्ड, तो थोड़ा सा टाइम लगता है ठीक होने में, बट एवरीथिंग इज ऑन ड्यू कोर्स. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड आस्किंग. इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. फॉलोड बाय दोस्तों हम लोगों ने असेसी किया था. असेसी सेक्शन 2 क्लॉज 7. हर एक वो इंसान जो भारत देश की सरकार को टैक्स पे करे या एनी अदर सम ऑफ मनी पे करे अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, और हर एक वो इंसान भी इंक्लूड किया जाता है जिसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स हो. डीम टू बी एन असेसी मतलब मरने वाले के घर वाले, छोटे बच्चे के माता पिता. एंड आखिरी दोस्तों असेसी इन डिफॉल्ट, a person जिसके ऊपर इनकम टैक्स की ऑब्लिगेशंस थी, however he did not follow the obligations, तो in that case he will be considered to be an assessee in default. उसे क्या माना जाएगा दोस्तों? assessee in default माना जाएगा. Everyone clear about it? Every one of you guys clear about this point? Let's get going, guys. अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और उसके बाद हम लोगों ने किया था computation of tax liability with surcharges, guys. याद करते हैं दोस्तों, सबसे पहले सरचार्ज में फॉर एन इंडिविजुअल, चाहे वो रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, इररिस्पेक्ट ऑफ द रिजाइम नहीं, इररिस्पेक्ट ऑफ द रिजाइम नहीं, ओल्ड रिजाइम का अलग था और डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम का अलग था. तो रेसिडेंट और अ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनकम, टोटल इनकम, सारे इनकम मिला के इंक्लूडिंग द 4 इनकम्स, डिविडेंड, लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112, लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112 एंड शॉर्ट टर्म अंडर सेक्शन 111, इन सारी इनकम मिलाकर दोस्तों कितना है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम? 50 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ के बीच में है, तो in that case, in that scenario, the rate of surcharge that will be made applicable will be 10%. 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो 15%. नाउ गाइस, जब 2 करोड़ से ऊपर वाली बात होती है तो थोड़ा सा वी जस्ट नीड टू बी अ लिटिल एक्स्ट्रा केयरफुल, एंड दैट इज कि व्हेन वी टॉक अबाउट वेयर द इनकम इज मोर देन 2 करोड़ but up to 5 crores, तो इन दैट केस यू विल हैव टू कंसीडर इनकम एक्सक्लूडिंग द 4 इनकम्स. So if your total income excluding dividend income, long term under section 112 and short term under section 111A exceeds 2 crore but up to 5 crores, 25% surcharge, and surcharge on these special 4 incomes will be 15%. Where the income is more than what do we call it, 5 crores, अगर 5 करोड़ से ज्यादा है excluding the 4 incomes, then the rate of surcharge is 37%, and in 4 income पर 15%.
अगर दोस्तों अगर आपकी इनकम 2 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा है, However, जब हम वो चार इनकम्स हटाते हैं तो इनकम 2 करोड़ से कम हो जाती है. In that case, the rate of surcharge that will be applied on the total tax liability shall be 15%. मूविंग ऑन दोस्तों, अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में आते हैं तो पहले दो बिल्कुल सेम है. 50 लाख से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, यहां पर 2 करोड़ से ज्यादा होने पर 25%. यहां पर 5 करोड़ की कोई लिमिट नहीं है गाइस. यहां पर 2 करोड़ से ज्यादा होने पर 25% का रेट ऑफ सरचार्ज है, एक्सक्लूडिंग द 4 इनकम्स. 4 इनकम पर तो दोस्तों 4 इनकम पर तो 15% ही लगता है. अगर आपकी इनकम नॉर्मली 2 करोड़ से ज्यादा थी, लेकिन 4 इनकम्स हटाने के बाद आपकी इनकम 2 करोड़ से कम हो गई, देन द रेट ऑफ सरचार्ज दैट शैल बी लेविड विल बी 15%. एंड फॉर AOPs consisting only companies as members, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में तो 10% और 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15%. That's it guys. So that is what we did into the previous session. Now moving on with today's session. और आज के सेशन का थियोरेटिकल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. खैर, जिन बच्चों ने मेरे साथ GST में भी पढ़ा है तो वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज व्हाट वी आल्सो टुक केयर इन GST में भी हम लोगों ने इसका ध्यान दिया था. अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मोदी जी चाकू और बंदूक दिखाकर आपसे टैक्स नहीं ले सकते, वो कानून बनाकर टैक्स ले सकते हैं. लेकिन मोदी जी को कानून बनाने की पावर किसने दी? हमारे संविधान ने दी. और संविधान में ऐसा कहां लिखा है? संविधान में ऐसा आर्टिकल 246 में लिखा है. So the Constitution of India, by virtue of Article 246, empowers the central and the state government to levy taxes, whether direct or indirect. To levy taxes, whether direct or indirect. चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो. आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल में दोस्तों 3 लिस्ट हैं, ये भी आप लोगों को पता है. लिस्ट नंबर 1 यूनियन लिस्ट, विच इज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट. List number two is for the state list, which is for the state government, and list number 3 is the concurrent list, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर एक ही लॉ बनाएंगे, which till date in relation to taxation guys has never been done. क्योंकि टैक्स में पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, और पैसा जहां इन्वॉल्व हो जाता है तो सरकारें लड़ भिड़ जाती हैं. सरकारें कहती है हमारे देश में भाई भाई लड़ रहा है, माता पिता बच्चों से लड़ रहे हैं जमीन जायदाद के लिए, तो ये तो हम तो फिर भी सरकार है, और हम तो 5 साल बाद बदल भी जाते हैं, कई बार तो बीच में भी बदल जाते हैं, तो हमारी कोई श्योरिटी नहीं है. एंड दिस इज व्हाई दोस्तों कॉन्करेंट लिस्ट इन रिलेशन टू टैक्सेशन हैज नेवर बीन यूटिलाइज्ड. अब आ जाओ दोस्तों, लिस्ट नंबर 1, द पार्लियामेंट has an exclusive right to make laws in respect of that entry. पार्लियामेंट कौन है दोस्तों? द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट है टू मेक लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट एंट्री. पावर टू लिवाई टैक्स इज सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड द टैक्सेस लिवाइड आर इनकम टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी. ऑलराइट, हमारे देश की सरकार दोस्तों लिस्ट नंबर 1 में आती है, द यूनियन गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट, द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट हैज एन एक्सक्लूसिव राइट. लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट का क्या मतलब है दोस्तों? द विधानसभा. द स्टेट गवर्नमेंट हैज एन एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट एंट्री, जिसमें पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है. और वो कौन से टैक्स लगाती है? टैक्सेस ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. अच्छा, अदर देन दैट गाइस, other than taxes on alcoholic liquor for human consumption, what is the other tax that the state government levy? Do not say GST. GST article 246A में आता है. We are talking about at this point of time, आप लोगों को पता है, state list number 2, other than tax on alcoholic liquor for human consumption. Anybody who can help me out? हाँ जी guys, लिस्ट नंबर 2 में दोस्तों कौन सा पॉइंट आता है, या कौन सा पॉइंट और आ सकता है दोस्तों? फटाफट बताइए. वैट तो अब नहीं रहा ना बेटा, वैट तो अब खत्म हो गया ना बेटा. जो आज भी चल रहा है, चलो मैंने ये भी हिंट दे दी, जो आज भी चल रहा है, एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स. वेल डन मीरान.
एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिवाई कर सकती, उन्होंने उसे एग्जेम्प्ट करा अंडर सेक्शन 10(1). हाउएवर द स्टेट गवर्नमेंट कैन लिवाई एंड बट द स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट लिवाई इट, बिकॉज आप लोग जानते हैं हमारे किसान भाई बहने दोस्तों बहुत बड़ा हर एक स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक वोट बैंक है, और कहीं ना कहीं दोस्तों एग्रीकल्चरल इनकम कैन प्ले दोस्तों अ बिग रोल कि अगर उनको जीतना है या नहीं जीतना है, मतलब द फार्मर्स कैन प्ले अ वेरी बिग रोल। ओके, एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगता इवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, दो दे हैव द पावर टू लिवाई इट। अदर देन दैट गाइस मैं बता देता हूं, स्टेट एक्साइज ड्यूटी ऑन ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स, याद आ रहा है दोस्तों? जीएसटी में हम लोगों ने पढ़ा था म्युनिसिपल टैक्स इज लिवाइड बाय लोकल अथॉरिटी, और लोकल अथॉरिटी के अलग से इलेक्शंस होते हैं सोनू बेटा। लोकल अथॉरिटी डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपको याद आ रहा हो जीएसटी में अपन लोगों ने पढ़ा था टोबैको के बाद, टोबैको पर भी दोस्तों सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है अलोंग विद जीएसटी। वैसे ही दोस्तों ओपीएम, चरस गांजा, जो मैंने ड्रग्स वाली बात करी थी दोस्तों, वहां पर मैंने बताया था स्टेट एक्साइज ड्यूटी इज बीइंग लिवाइड ऑन ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स अलोंग विद जीएसटी। ऑलराइट, खैर मैंने तो वैसे ही चेक करने के लिए पूछ लिया, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट हैज एन एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट एंट्री। ये है कॉन्करेंट लिस्ट, दोनों मिलके लगाएंगे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन टैक्सेस से जुड़ा हुआ अभी तक कोई भी मिलकर इन्होंने लगाया नहीं है। आ जाओ भाई नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर्ड बाय एंट्री नंबर 82। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नाउ वी टॉक अबाउट द इनकम टैक्स। The central government has been empowered by entry number 82 of the Union List of Schedule 7 of the Constitution of India, to levy tax on all incomes, other than agricultural income। कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू लिवाई टैक्स ऑन ऑल इनकम्स अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। एंड दोस्तों इसी वजह से आप लोगों ने कहा कि एग्रीकल्चरल इनकम पर स्टेट गवर्नमेंट क्या लगा सकती है? जी हाँ दोस्तों, लगा सकती है, नो डाउट अबाउट इट। द स्टेट गवर्नमेंट कैन लिवाई इट, हाउएवर द प्रैक्टिकली डू नॉट लिवाई इट, वो प्रैक्टिकली लिवाई नहीं करते हैं। मूविंग ऑन गाइस, मूविंग ऑन। हाँ जी गाइस, नेक्स्ट पॉइंट, एंट्री नंबर दोस्तों 82, entry number 82 empowers the central government to levy tax on all incomes, except, फटाफट दोस्तों participate and answer, except, आजी guys, AI, agricultural income। ऑलराइट गाइस, तो आज का हमारा अभी तक का थ्योरेटिकल पार्ट इतना ही था। इफ द टाइम परमिट्स, इफ यू गाइस रिमेंबर, थ्योरेटिकल पार्ट में सिर्फ एक ही रह गया है, ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इफ द टाइम परमिट्स टुवर्ड्स द लास्ट 15-20 मिनट्स आई विल अगेन कम बैक। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम टेकिंग यू गाइस ऑन टू रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो ये हमारे दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थे, 1 मार्कर में इसमें पूछा जा सकता है which entry has empowered the central government to levy income tax in India? Entry number 82। इनकम टैक्स दोस्तों सारी इनकम्स पे लगता है अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। ये छोटी छोटी पॉइंट है हमारे दोस्तों। ये पूछा जा सकता है 7th शेड्यूल में कितनी लिस्ट है? देयर आर 3 लिस्ट। लिस्ट नंबर 1 किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लिस्ट नंबर 2 किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट। ये सारी चीजें 1-1 मार्कर में आपसे पूछी जा सकती है। ऑलराइट, अच्छा गाइस, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। आई होप दोस्तों आप लोगों ने वो क्वेश्चन होमवर्क में किया होगा, एंड यू गाइस मस्ट हैव हेल्प्ड ईच अदर आउट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, आ जाओ भाई, रिबेट सर्कल के होमवर्क का आंसर मैं ग्रुप में ही दोस्तों, जैसे याद है मैंने आप लोगों के साथ पहले भी एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल में पेज पर लिखकर ग्रुप में डाल दिया था। ऑलराइट, वैसे ही दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन है उसका मैं डिटेल आंसर लिख के ग्रुप में डाल दूंगा, एंड इफ रिक्वायर्ड इट विल बी फॉलोड बाय अ वॉइस नोट टू क्लैरिफाई एनी डाउट्स व्हाट
whatsoever. All right, तो जिन बच्चों ने नहीं किया है प्लीज मेक श्योर टू डू इट बाय 2 PM टुडे. 2 PM के बाद आप लोगों का दोस्तों वो क्वेश्चन मैं ग्रुप में डाल दूंगा. आ जाओ भाई. रिबेट अंडर सेक्शन 87A गाइस. अब इसमें अमेंडमेंट आया गाइस विद द फाइनेंस एक्ट 2023 एंड दैट इज व्हाई इट हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं गाइस, तो वी विल हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट. सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट द ओल्ड रिजाइम गाइस. अच्छा, ओल्ड रिजाइम का दूसरा नाम क्या था, मैं फिर से याद दिला रहा हूं दोस्तों. इट इज नाउ नोन एज द ऑप्शनल टैक्स रिजाइम. क्योंकि अब जो हमारा न्यू रिजाइम है 115 BAC वो क्या बन गया है, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम. क्या बन गया है, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम. तो अपन आते हैं दोस्तों ओल्ड रिजाइम पर. कहते हैं अ रेसिडेंट इंडिविजुअल असेसी कैन क्लेम अ रिबेट ऑफ लोअर ऑफ द फॉलोइंग. A resident individual assessee can claim a rebate of lower of the following. पहला, जितना आपका टैक्स आया या 12,500 विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, प्रोवाइडेड द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज आफ्टर अवेलिंग डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A. ध्यान से मेरी बात सुनिएगा दोस्तों. अ रेसिडेंट इंडिविजुअल को बेनिफिट है, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF AOP BOI इन सबको बेनिफिट नहीं है, सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को बेनिफिट है. अगर उसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है, एग्जैक्टली 5 लाख रुपए तक है, तो भी रिबेट मिल जाएगा. बट इफ द इनकम एक्सीड्स 5 लाख रुपीज, लेट्स से इफ द इनकम इज 5,01,000 रुपीज, देन यू विल नॉट बी अलाउड रिबेट अंडर द ओल्ड रिजाइम. आपको ओल्ड रिजाइम में रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो एक आधा क्वेश्चन करते हैं गाइस. अब कई बच्चे को ये लगता है कि सर अगर इनकम 5 लाख से कम की है तो सर वो इनकम माफ है, उस इनकम पर फिर तो टैक्स बनता ही नहीं है. बिल्कुल गलत. अगर आप ऐसा सोचते हैं दोस्तों तो आप बिल्कुल गलत हैं. इसी वजह से थोड़ा सा सतर्क होना जरूरी है रिबेट अंडर सेक्शन 87A में. जिन बच्चों को ऐसे पढ़ाया गया है या ऐसा बच्चों ने पढ़ा है कि 5 लाख रुपए तक की इनकम माफ है, तो वो गलत है. अब इधर देखिएगा. अच्छा, रिबेट एक इनकम में से नहीं मिलती. कौन सी इनकम है जिसमें से रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलता? रिबेट का बेनिफिट फ्रॉम द टैक्स लायबिलिटी ऑफ सेक्शन 112A. 112A से आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेबल अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A whether the assessee follows the old regime और न्यू रिजाइम. लॉटरी से भी नहीं मिलता ना. सोनू भाई, किसने कहा आपको कि लॉटरी में से रिबेट नहीं मिलता? क्या कहीं पर ऐसा लिखा गया है? द आंसर इज नो. एंड देयरफॉर लॉटरी में से रिबेट मिल जाएगा. लॉटरी में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन लॉटरी में से रिबेट का बेनिफिट जरूर मिलता है. अब लेट्स से ये हमारा एक दोस्त है जिसका नाम है टीटू. ध्यान से देखिएगा. टीटू की इनकम 4,60,000 रुपए है और टीटू ओल्ड रिजाइम फॉलो करता है एंड ही इज अ नॉन सीनियर सिटीजन. रेसिडेंट है. रेसिडेंट यहां पे लिख भी देता हूं, एजेड 38 ईयर्स. ओके गाइस, एजेड 38 ईयर्स. अब इधर देखिए गाइस, अगर इसकी 4,60,000 रुपए की इनकम PGBP से है तो what shall be the tax liability? Let's say he has only one income which is 4,60,000 from business and profession. So in this case guys, पहले first 2.5 lakh rupees आप नील करेंगे. remaining 2.1 lakh rupees at the rate 5%. कितना निकल कर आया दोस्तों? 2,10,000 रुपए का 5%, 10,500, 10,500. और अब यहां पर आपको रिबेट मिल जाएगा. अब आपको यहां पर दोस्तों रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A ऑफ 10,500.
तो ये अब आपका यहां पर आंसर हो गया 0। कई बच्चे जो गड़बड़ करते हैं यहां पर उस गड़बड़ों को सुधारते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर 10,500 के बाद बच्चे 4% HEC जोड़ देते हैं और उसके बाद रिबेट देते हैं ना। दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ये गलत है। नाउ मूविंग ऑन टू गाइस, अगर ये आपके 4,60,000 रुपए की इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 से है तो क्या होगा? आई हैव T2 हैज ओनली वन इनकम of long-term capital gains under section 112 of 4,60,000 rupees. Now I would want you guys to help me out. First, कितना माफ? हाँ जी guys, sir, long-term capital gains पर तो sir flat 20% लगता है, flat 20% लगता है, correct? But as you can see guys, as you can see, in this scenario, in this case guys, in this scenario, in this case, there is no other income. So can we utilize the first basic exemption limit? क्या हम basic exemption limit allow कर देंगे? No rebate allowed, no rebate allowed. Sanjeevani beta and one more student Ravi. Rebate under section 87A is not allowed from the tax liability of 112A. Please listen to me very very carefully कि मैं क्वेश्चन में क्या अमाउंट बोल रहा हूं, किसके लिए बोल रहा हूं। तो यहां जो आपकी टोटल इनकम है वो है 4,60,000 रुपए। इसमें से आपका पहली बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए की माइनस हुई, बचा कितना दोस्तों? बचा आपका 2,10,000 रुपीज। आप इस पर लगाएंगे टैक्स एट द रेट 20%, टैक्स एट द रेट 20%। तो 2,10,000 का 20% निकल कर आता है गाइस 42,000। एंड इसमें से क्या हम रिबेट देंगे? हाँ जी, इसमें से आप रिबेट देंगे और 12,500, 12,500, 42,000 में से 12,500 माइनस हुआ, 42,000 में से 12,500 माइनस हुआ तो बचा 29,500। and then we are going to add HEC, health and education cess, HEC at the rate 4%। तो 29,500 का 4% निकल कर आता है 1180 एंड टोटल कर दें दोस्तों तो निकल कर आता है 30,680। Is everyone clear about it? Is everyone now clear about it? How are we supposed to do? अब आ जाओ गाइस, एक सिनेरियो गाइस, थर्ड सिनेरियो थोड़ा सा सोच समझ के करेंगे गाइस। ओके, लेट्स से अब मैं यहां पर जो 4,60,000 है ना उसका ब्रेकअप कर रहा हूं। इधर देखिएगा दोस्तों, एक इंसान है जिसकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम 1,60,000 है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A, 112A ध्यान से देखिएगा 2,60,000 है दोस्तों। और लॉटरी है, लॉटरी भी ले लेते हैं गाइस, लॉटरी भी ले लेते हैं, लॉटरी है 40,000 की, या चलो 30,000 ही ले लो और ऊपर वाले को 160 की जगह 170 कर देते हैं। इधर देखिए 170 टोटल करिए गाइस, टोटल करेंगे तो गाइस आपकी इनकम निकल कर आएगी 4,60,000 रुपीज। ऑलराइट, अब आपको पता होना चाहिए, एनीबडी हु कैन हेल्प मी आउट या एवरीवन शुड हेल्प मी आउट कि इस पर कौन कौन सा रेट लगता है। इस पर स्लैब रेट लगता है, इस पर 10% अबव 1 लाख रुपीज लगता है और लॉटरी पर फ्लैट 30% लगता है। अब मैंने हमेशा आपको बताया अ क्वेश्चन विच इन्वॉल्व्स लॉटरी, तो अपने को सबसे पहले टैक्स ऑन लॉटरी निकालना है। 30,000 का 30%, 30,000 का 30% कितना निकल कर आया गाइस? 9,000 रुपीज। उसके बाद दोस्तों टैक्स ऑन हाउस प्रॉपर्टी इनकम, टैक्स ऑन HP इनकम गाइस, इट विल बी nil। व्हाई nil? बिकॉज फर्स्ट 2,50,000 रुपीज आर एग्जेम्प्ट और हमारी हाउस प्रॉपर्टी इनकम सिर्फ 1,70,000 है। इनफैक्ट इस वाले सिनेरियो में तो अनयूज्ड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है।
और आपकी कितनी लिमिट है 2.5 लाख रुपीस, उसमें से 1.7 लाख रुपीस माइनस हुआ तो कितना बचा गाइस? 80,000 का बचा. Can that 80,000 be utilized again? Tax on long-term capital gains under section 112A. क्या हम इसमें से यूज कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल यूज कर सकते हैं. 2,60,000 माइनस 80,000 माइनस इसकी खुद की 1 लाख रुपए की लिमिट है, माइनस किया तो आपका कितना निकल कर आया? 80,000. उसका बचा 10% निकल कर आता है 8,000 रुपए. टोटल निकल कर आता है 17,000 रुपीज. क्या रिबेट मिल जाएगी? हाँ जी गाइस, रिबेट अंडर सेक्शन 87A. रिबेट अंडर सेक्शन 87A. फटाफट बताइए गाइस, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिबेट दैट यू शैल बी ग्रांटेड? रिबेट कितने की मिलेगी गाइस? रिबेट आपको मिलेगी 9,000 रुपए की. आई नो कई बच्चों को लगेगा सर 12,500 की रिबेट मिलनी चाहिए ना, because the tax liability of 12,500, whichever is lower. I will agree with you on the sentence that you have spoken. However, you just forgot कि रिबेट 112A की टैक्स लायबिलिटी में से नहीं मिलती. 8,000 में से नो रिबेट, इसमें से रिबेट नहीं मिलेगी. बाकी 9,000 वाले इसमें से आपको रिबेट मिल सकती है. 9,000 वाले में से रिबेट मिल सकती है. तो अब आपका अमाउंट कितना बचा गाइस? 8,000 रुपए बचा. एंड HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेज @4%. तो 8,000 का 4% निकल कर आता है 320 रुपीज. टोटल निकल कर आता है 8,320. एवरीवन क्लियर अबाउट इट? क्या मजा आया इस पॉइंट को समझने में? मजा आया? Now can we move on to the amended point दोस्तों? The default tax regime वाले पॉइंट पर चलें, और उसमें तो दोस्तों और ही ज्यादा मजा आने वाला है. You guys are gonna enjoy every moment of that part guys. बड़ा मजा आने वाला है. Let's get going. आ जाओ भाई. उस पर भी दोस्तों ऐसी अलग अलग केसेस करेंगे, so do not worry about it. Default tax regime, new regime under section 115 BAC. कहते हैं a resident individual assessee can claim a rebate of lower of the following. जितना आपका इनकम टैक्स है और 25,000 रुपए और 25,000, provided the total income does not exceed 7 लाख रुपीज. यहां पर दो चेंजेस हो गए. पहला 12,500 की जगह 25,000 हो गया, एंड दूसरा 5 लाख की जगह द लिमिट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 7 लाख रुपीज after availing deductions under chapter 6A. Again, rebate under the default tax regime shall also be not allowed from the tax liability of 112A. So I am reading out the last line once again. Rebate under section 87A is not available in respect of tax payable under long-term capital gains taxable under section 112A, whether the assessee follows the old regime or new regime. ठीक है ना guys? इससे जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट नोट है, लेकिन नोट बाद में करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं. एक इंपॉर्टेंट नोट भी है गाइस व्हिच रिलेट्स टू द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, बट वो थोड़ा सा ट्रिकी नोट है. उससे पहले आई वुड वांट यू गाइस टू हेल्प मी आउट विद अ कपल ऑफ केसेस so that I get to know that I can take you to the note section. Okay. Mr. X, aged 61 years, resident, जो कि 115 BAC फॉलो कर रहे हैं. इनकी कुछ इनकम देता हूं गाइस, एंड आई एम गोना गिव यू टाइम टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. ओके, लेट्स से इनकी PGBP इनकम है 2,60,000 रुपीज. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हैं अंडर सेक्शन 111A 1,90,000 रुपीज के गाइस. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 हैं 1 लाख रुपए के, एंड लॉटरी भी ले लेते हैं ऑफ 40,000 रुपीज. टोटल अगर अपन करें, टोटल करेंगे गाइस 260 प्लस 190 प्लस 10
हाँ जी, 5,50,000 प्लस 40, 5,90,000. ओवर टू यू गाइस. आई एम गिविंग यू, मैं यहाँ पे टाइमर चालू कर रहा हूँ. लेट मी सी कौन मेरे को मदद कर सकता है. अ टाइमर ऑफ 2 मिनट्स गाइस. 2 मिनट का मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है. लेट मी सी हु कैन डू इट. मार्जिनल रिलीफ अभी नहीं आएगा बेटा. मार्जिनल रिलीफ इस वाले सिनेरियो में नहीं है. करिए, ट्राई करिए. हुआ गाइस. टाइम बचा है सिर्फ 10 सेकेंड. कम ऑन. टाइम्स अप. टाइम्स अप गाइस. बताओ भाई. 28,600, 14,560, 28,600 फाइनल. ओके, 28,600. चलो जी गाइस, लेट अस डू इट. लेट मी सी. सबसे पहले दोस्तों, जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है वी विल हैव टू फाइनलाइज किस पे क्या लगता है. इस पे स्लैब रेट, इस पे 15%, इस पे 20% और लॉटरी पे 30%. ऑलराइट गाइस, इधर आ जाओ. अब डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पर इन ऑर्डर टू सेव सम टाइम मैं यहाँ पर टैक्स निकालना चालू कर देता हूँ. नंबर 1 प्रेफरेंस विल बी ऑन लॉटरी. 40,000 पे 30% विल बी 12,000 रुपीज. दूसरा पीजीबीपी पर आता है. पीजीबीपी पर देयर विल बी नो टैक्स. व्हाई? बिकॉज इफ यू आर फॉलोइंग 115 बीएसई द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपए की है. वो कितने की है? 3 लाख रुपीज की. And in this scenario, in this case guys, in this scenario, in this case, आपका दोस्तों 2,60,000 ये. इनफैक्ट यहाँ पर आपका अनयूज्ड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है कितने की? 40,000 की. अब वो 40,000 हम शॉर्ट टर्म अंडर सेक्शन 111A से माइनस करें या लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112 से, वी आर गोना माइनस इट, वी आर गोना रिड्यूस इट from 112. Why? क्योंकि उसका हायर रेट ऑफ टैक्स है. बिकॉज इट हैज अ हायर रेट ऑफ टैक्स. तो व्हाट वी आर गोना डू इज, हम 1 लाख में से 40,000 रुपए माइनस करेंगे, बचा 60,000, और 60,000 का आपका निकल कर आएगा 20%, निकल कर आया अगेन 12,000. एंड लास्ट शॉर्ट टर्म अंडर सेक्शन 111A 1,90,000 का 15%, 28,500. 28,500. अब टोटल इट अप गाइस, टोटल इट अप. 28,500 प्लस 12,000 प्लस 12,000 निकल कर आता है 52,500. इसमें से आप माइनस करेंगे गाइस, इसमें से आप माइनस करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A. रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितना? 25,000 रुपीज का आप रिबेट माइनस करेंगे. रिबेट माइनस करने के बाद अमाउंट कितना आया? 27,500. और उसमें जाकर गाइस you're gonna add
HEC @4% गाइस। यहां पर इसका 4% निकालिए गाइस, 1100 रुपए। तो टोटल आपका निकल कर आता है प्लस इक्वल्स टू 28,600, 28,600। वेल डन, वेल डन गाइस। वन मोर सिनेरियो गाइस, आर यू रेडी फॉर वन मोर केस? एक केस के लिए और तैयार हैं गाइस? आ जाइए। वन मोर केस एंड देन वी विल गो ऑन टू द नोट गाइस। हम फिर नोट वाले सेक्शन पर जाएंगे। इधर देखिएगा गाइस, मिस्टर पीकू, एजेड 34 years, resident of India, following 115 BSc. Okay. Rent from house property 3,60,000 rupees. Short-term capital gains 20,000 rupees. Long-term capital gains under section 112A 2,70,000 rupees. हाँ जी गाइस, लॉटरी 40,000 rupees. Interest on FD guys, let's say 20,000, नहीं 20 ऊपर ले लिया था, 10,000। टोटल करते हैं दोस्तों कितनी इनकम है और उस पर फिर टैक्स लायबिलिटी निकालिए। या दोस्तों ये टोटल वोटल अब आपके हाथ में। आपका टाइम चालू होता है 2 मिनट का अब। 2 मिनट का अब दोस्तों टाइम चालू होता है। द टाइम हैज बिगन, डू इट। दो मिनट का टाइम चालू हो गया है गाइस। What? Time is about to end, guys. Last 25 seconds. Time's up, guys. हाँ जी 15,808। पहली चीज तो ये 808 कुछ अमाउंट नहीं होता गाइस। इट हैज टू बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। 17,688 ये भी कोई अमाउंट नहीं है। 15,808 क्या होता है? 15,810। 17,680। गुड। तो जो भी अमाउंट आए दोस्तों ऑलवेज राउंडेड टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। ये आधा नंबर कट गया यार। चलो जी गाइस, let us do it, and the catch was in the very first point, the word rent was used. अब जिन जिन बच्चों ने यहां पर गड़बड़ करी और रेंट को
तवज्जुह नहीं दी, इंपॉर्टेंस नहीं दी, वो गड़बड़ हो गया। बिकॉज द वर्ड रेंट वॉज यूज, क्या आपको दोस्तों 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए मैं टोटलिंग करते हुए रुक गया। मैंने कहा आई कैन नॉट डू एन इनकरेक्ट टोटलिंग गाइस, इसीलिए दोस्तों मैंने टोटलिंग नहीं करी। अगर आप देखेंगे जनरली मैं टोटलिंग कर देता हूं। 2,52,000 कर दी ना गड़बड़, बहुत सारे बच्चे लिखना ओहो ओहो। अब दोस्तों इफ वी ट्राई टू फाइंड आउट इनकम्स व्हिच आर चार्जेबल ऑन स्लैब रेट, तो वन इज रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी व्हिच इज 252, अनदर इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। क्या मैंने लिखा है अंडर सेक्शन 111A? Have I written under section 111A? Have I said that these are short-term capital gains on listed equity shares on which STT is paid? No, I did not say that. And therefore, ये वाला slab rate में जाएगा and interest on FD will go into slab rate. बाकी हमारे जो लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112 वाले हैं, 112A 10% above 1 लाख रुपीस और लॉटरी पर फ्लैट 30%। तो आ जाओ गाइस, अगर अब हमें टैक्स निकालना है, मैं यहां पर टैक्स निकाल रहा हूं। सबसे पहले लॉटरी पर 40,000 का 30% कितना निकल कर आता है गाइस? 12,000 रुपए। बाकी इफ आई टॉक अबाउट इनकम जिन पर स्लैब रेट लग रही है 252 प्लस 20,000 प्लस 10,000 निकल कर आता है दोस्तों 2,82,000, जिस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वाई नो टैक्स? रीजन बीइंग फर्स्ट 3 लाख रुपीज इज योर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। इनफैक्ट सर यहां पर 3 लाख रुपए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, जिसमें से आपने 282 ही यूज किया है, तो अभी 18,000 इज स्टिल टू बी यूटिलाइज्ड। तो क्या आप यहां पर 18,000 रुपए माइनस कर सकते हैं? कैन यू रिड्यूस 18,000 रुपीज हेयर? हाँ जी, माइनस कर सकते हैं। 2,70,000 माइनस 18,000 माइनस 18,000, और उसके बाद दोस्तों एक और चीज माइनस करनी होगी जो इसकी खुद की लिमिट है गाइस, एंड दैट इज माइनस 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज बचे हुए पर 10%, तो आपका बचा 1,52,000, उसका निकल कर आया 15,200। तो 15,200 प्लस 12,000 टोटल निकल कर आता है 27,200, 27,200। अब इसके बाद दोस्तों यहां पर आएगी रिबेट देने की बात। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, क्योंकि आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए से कम है तो रिबेट मिलेगी, लेकिन रिबेट 15,200 में से रिबेट नहीं मिलती गाइस। नो रिबेट फ्रॉम 15,200, तो हमें रिबेट सिर्फ कितने की मिलेगी गाइस? वी आर गोना गेट रिबेट ऑफ 12,000 रुपीज। तो आपका निकल कर आया 15,200, इसमें आप 4% HEC जोड़ देंगे तो 15,200 608, तो निकल कर आता है दोस्तों आपका 15,808। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, 15,810, 15,810। अब मजा आया गाइस? Everybody enjoying what the entire concept of rebate is? क्या हम रिबेट के कंसेप्ट को एंजॉय कर पा रहे हैं? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेट अस नाउ गो ऑन टू गाइस द नोट। उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो होमवर्क में चला जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट नोट कहते हैं अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजाइम, दैट इज 115 BAC, an individual whose total income exceeds 7 lakh rupees marginally। इसका क्या मतलब है? ओल्ड रिजाइम, जिसे अपन ऑप्शनल टैक्स रिजाइम के नाम से जानते थे, अगर उसमें आपकी इनकम 5 लाख से 10 रुपए भी ज्यादा हो तो आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलता था। However, under the default tax regime, an individual whose total income exceeds 7 लाख रुपीज marginally, मतलब 7 लाख से थोड़ी सी ज्यादा, 7 लाख 2,000, 7 लाख 5,000, 7 लाख 10,000, 7 लाख 20,000, उसको भी रिबेट का बेनिफिट दे रहे हैं। इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ रिबेट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टैक्स ऑन टोटल इनकम and the amount by which the income exceeds 7 lakh rupees
when the former is greater from the later। इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से मार्जिनली ज्यादा है, जैसे कि नीचे एग्जांपल में दिया गया है 7,15,000 रुपए, 7,15,000 रुपए। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा दोस्तों, if you have to apply the slab rates on 7,15,000, I would want you guys to compute the tax। फटाफट टैक्स निकालिए, फटाफट टैक्स निकालिए गाइस। 7,15,000 रुपए पे व्हाट शैल बी द टैक्स लायबिलिटी? एवरीवन हैज टू पार्टिसिपेट अकॉर्डिंग टू द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। पहले 3 लाख रुपए माफ, 3 लाख से 6 लाख आपका निकल कर आएगा 5% 15,000, एंड रिमेनिंग 1,15,000 पे 10% 11,500, टोटल निकल कर आएगा 26,500, 26,500। ऑलराइट, तो आपका 7,15,000 पर 7,15,000 पर आपका कितना टैक्स निकल कर आ रहा है? टैक्स निकल कर आ रहा है 26,500, 26,500 रुपीज। नाउ इसमें से बिकॉज आपकी इनकम मार्जिनली 7 लाख से ज्यादा है, सरकार ने कहा हम आपको रिबेट देंगे। और रिबेट हम कितने की देंगे? रिबेट हम कितने की देंगे? जितनी आपका टैक्स निकल कर आया 26,500 माइनस जितनी आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है। 7 लाख से कितने की ज्यादा इनकम है? 7 लाख से 15,000 रुपए ज्यादा की है, तो 15,000। क्या लिखा है आपको? रिबेट मिलेगा ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टैक्स ऑन टोटल इनकम and the amount by which the total income exceeds 7 लाख रुपीस। तो आपका टैक्स ऑन टोटल इनकम 26,500 माइनस द अमाउंट बाय विच द टोटल इनकम एक्सीड 7 लाख रुपए। 7 लाख से कितनी ज्यादा है? 7 लाख से दोस्तों आपकी 15,000 रुपए ज्यादा है, तो निकल कर आया दोस्तों 11,500। ये आपका रिबेट है, दिस इज योर रिबेट। तो आप 11,500 यहां माइनस करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 15,000 रुपए प्लस 4% HEC प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, निकल कर आएगा 15,600, 15,600। एक इसका रामबाण भी बताऊं, छोटा सा आसान सा रामबाण। रामबाण ये है कि अगर आपकी इनकम अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम मार्जिनली 7 लाख से ज्यादा है, 7,05,000, 7,08,000, 7,12,000, 7,15 जैसे इसमें आया, 7,20,000, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, जितनी इनकम 7 लाख से ज्यादा है वही आपका टैक्स है, उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ देना। लेट्स से दोस्तों, अगर अब मैं आपको बोलता हूं कि आपकी इनकम, मैं अब आपको बोलता हूं कि आपकी इनकम 7,04,000 रुपए, 7,04,000 रुपीज है, तो मैंने आपको 1 मार्कर अगर एमसीक्यू में आ जाए, 2 नंबर के एमसीक्यू में आ जाए, फिर क्या करोगे? टाइम मत वेस्ट करना। डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में जितनी इनकम 7 लाख से ज्यादा है 4,000 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 4 4 16, 4,160 रुपए। फटाफट 4160 को टिक कर दिया, डन कर लो। अब यही फाइनल आंसर आएगा आपका। अब अपन इसे अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए फिर कैसे करेंगे राठी जी? वो भी करना जरूरी है। आपने एमसीक्यू 2 नंबर वाला तो करवा दिया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 नंबर वाला था, अब कैसे करेंगे? इसमें फिर प्रेजेंटेशन के साथ। फर्स्ट 3 लाख रुपीस नील, नेक्स्ट 3 लाख रुपीस एट द रेट 5%, 3 लाख का 5%, 15,000, remaining 1,04,000 rupees at the rate 10%, 10,400। टोटल कितना निकल कर आया? 25,400। क्योंकि आपकी, ध्यान से देखिएगा, बिकॉज रिबेट अंडर सेक्शन 87A, क्योंकि आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा की है और मार्जिनली ज्यादा की है, तो मैंने क्या बोला कि जितनी आपकी इनकम है 25,400 माइनस जितनी आपकी इनकम है 7 लाख से ऊपर विच इज 4,000,
उतने का आपको रिबेट मिल जाएगा, 21,400 का रिबेट मिल जाएगा। आपका अमाउंट आएगा यहाँ पर 4,000 रुपए, एंड देन यू विल ऐड 4% HEC, जो निकल कर आएगा 4,160। तो आप समझ गए, अब आप समझ गए गाइस कि अगर आपको पूरा लिखना है तो कैसे लिखना है, और अगर आपको दोस्तों, अगर आपको सर बट एक्सेस इनकम मस्ट बी लेस देन ग्रॉस टैक्स पेबल बिफोर रिबेट। एक्सेस इनकम मस्ट बी, ऑफ कोर्स नेगेटिव में नहीं आएगा रवि बेटा। पता चले रवि यहां पर 25,400 निकाला, उसमें से माइनस 4,000, तो कह रहे माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो प्लस करके ऐसे मत कर देना भैया, ओ रवि भैया, ना ना ना, हाँ जी गाइस, ऐसे मत कर देना। ऑलराइट, चलिए जी गाइस, देखें, आगे बढ़े, आ जाओ। ये इसका सोल्यूशन है गाइस, ये इसका सोल्यूशन है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर पवन फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, वो 7,15,000 वाले की है, ये आ गया 15,600 जो अपन कर चुके हैं। नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 16 इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इसमें कितने केसेस हैं? 5 केसेस, एज यू कैन सी। और क्वेश्चन में क्या बोला है? इग्नोर 115 BAC। आप लोग समझदार हैं, तेज दिमाग वाले मेरे बच्चे हैं। क्या आप लोग समझ गए गाइस? व्हाट आर यू सपोज टू डू नाउ? पहले ये 5 केस विल बी डन अकॉर्डिंग टू 115, इग्नोरिंग 115 BAC, and then दोस्तों you will have to do the 5 exact cases according to the default tax regime. All right, इसमें आपको कोई भी ग्रुप में डालने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई भी मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन मेरे को नजर नहीं आ रहा है जिसमें आप लोग ग्रुप पे डालें गाइस, बट आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू डू इट। इसमें कोई भी ग्रुप पे डालने की जरूरत नहीं है, ये आसान केसेस हैं, एंड probably within 45 minutes you will be able to solve out 10 cases। तो अपने लिए टाइमर सेट करना गाइस, अपने लिए टाइमर सेट करना। एवरीबडी विल हैव टू सेट अ टाइमर फॉर देमसेल्व्स, you will have to write it down। 45 minutes I think is a sufficient time to do it the all 10 cases। 45 minutes each नहीं बोल रहा हूं, कि कह रहे हैं 45 minutes each बोला था राठी जी ने। ओल्ड रिजाइम में आराम से लिख रहे हैं, मम्मी चाय दे देना, बीच में चाय पी रहे। नहीं, कंसिडर दिस लाइक अ टेस्ट, कंसिडर दिस लाइक अ टेस्ट गाइस। ऑलराइट, तो दीज आर द 5 केसेस जो आपको होमवर्क में मिल रहे हैं। कह रहे राठी जी पहले दिन आपसे जरा सा होमवर्क क्या मांग लिया, आज तो बिल्कुल हाथ धोकर पीछे ही पड़ गए, कुछ ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहे हैं। बेटा कल जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो क्वेश्चन बैंक करना है पूरा, और क्वेश्चन बैंक करने के लिए मैं आपको सिर्फ 3 दिन की मोहलत दूंगा, क्योंकि 3 दिन तक हमारा अगला चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा। तो बाय द टाइम द नेक्स्ट चैप्टर एंड्स वी विल हैव टू मेक श्योर दैट वी वाइंड अप द क्वेश्चन बैंक ऑफ चैप्टर नंबर 1। समझ रहे हैं गाइस? अगर आप लोगों ने मेरे हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, बी इट द थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल बुक क्वेश्चन, और द प्रैक्टिकल क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन, तो इन दैट केस फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता एग्जेम्पशन लाने से। आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। द मोर यू सॉल्व इट आउट गाइस, जितना ज्यादा सॉल्व आउट करेंगे द बेटर इट विल बी। ऑलराइट, आ जाओ गाइस। नाउ टैक्स लायबिलिटी फॉर पार्टनरशिप फर्म्स इंक्लूडिंग LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कितना है गाइस? 30%। लोकल अथॉरिटी फ्लैट 30%। आसान। पार्टनरशिप फर्म अपनी जितनी कमाई करती है उनका 30% टैक्स देते हैं। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर पार्टनरशिप फर्म ने राठी जी 2 इनकम्स करी, क्या क्या? सर एक तो वो PGBP करी PGBP,
और एक लेट्स से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A करा, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, एक पार्टनरशिप फर्म भी तो डीमैट अकाउंट खोल सकता है। अब इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, अगर पीजीबीपी से उनकी 4 लाख रुपए की इनकम हुई है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से 2 लाख रुपए की इनकम हुई है, तो फिर क्या होगा इन दिस सिनेरियो गाइस? ये वाले पर तो आपका फ्लैट 30% लगेगा दोस्तों। शॉर्ट टर्म अंडर सेक्शन 111A तो 15% पर ही जाता है। तो आप जो ये 30% की बात कर रहे हैं, this 30% has replaced the slab rate. This 30% has replaced the slab rate. Everybody has to understand. और जो स्पेशल रेट वाली है वो स्पेशल रेट पर ही चलेगी। जो स्पेशल रेट वाली है दोस्तों वो स्पेशल पर ही चलेंगी, उन पे कोई चेंज नहीं आएगा। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? Local authority flat 30%. Local authority guys flat 30%. आ जाओ भाई। सरचार्ज, सरचार्ज गाइस कहते हैं एवरी फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी और लोकल अथॉरिटी जिनकी टोटल इनकम किससे ज्यादा है, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, हैविंग अ टोटल इनकम एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज शैल बी लायबल टू सरचार्ज एट द रेट 12% of such income tax. What is the rate of surcharge for local authority and partnership firm? It is 12% only if the income exceeds 1 crore rupees. तो चलो guys, do one question for me. मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइमर दे रहा हूं। एक पार्टनरशिप फर्म है गाइस, पार्टनरशिप फर्म है, उनकी इनकम है 1 करोड़ 70 लाख रुपीस। डू इट गाइस, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं बिकॉज आई वांट यू गाइस टू राइट इट डाउन। लिख लिख कर करेंगे गाइस। 1 करोड़ 70 लाख रुपीस का है। Last 30 seconds, guys. All right, guys, time's up. Time's up. 59,40,480. Okay, we'll just check it out, guys. कितना आया? सबसे पहले दोस्तों आपने इस पे लगाया फ्लैट 30%, मेक्स इट 51 लाख रुपए। उस पर ऐड करेंगे HEC एट द रेट, ओ सॉरी HEC कह रहा हूं, सरचार्ज एट द रेट 12%। तो 51 लाख का दोस्तों आपका 12% निकल कर आता है दोस्तों 6,12,000 रुपीज प्लस इक्वल्स टू 57,12,000 रुपीज
और यहां पर दोस्तों आप ऐड करेंगे ऐड HEC@4%, 2,28,480, 59,40,480. ओके गाइस, बढ़ते हैं आगे गाइस, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इफ दे ऑप्ट टू बी टैक्स अंडर द ओल्ड रिजाइन. कोऑपरेटिव सोसाइटी का ओल्ड और न्यू है गाइस. पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटीज का देयर इज नो ओल्ड एंड न्यू, देयर इज ओनली वन रिजाइन. इधर देखिए अप टू 10,000 रुपीज 10%, 10,001 से 20,000 20%, मोर देन 20,000 30%. अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा हुआ एक वन मार्कर क्वेश्चन बना, और कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा हुआ वन मार्कर क्वेश्चन क्या बना, जरा ध्यान से सुनिएगा. आपसे पूछा गया व्हाट इज द फर्स्ट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट फॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी हु विशेस टू फॉलो द ओल्ड टैक्स रिजाइन. फटाफट बताइए गाइस, फटाफट बताइए. कोऑपरेटिव सोसाइटी से बोला गया, पूछा गया भाई व्हाट इज द फर्स्ट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. हाँ जी गाइस, well done, it is zero. There is no basic exemption limit. Even the first amount of money that the cooperative society is earning is liable to tax at the rate 10%. well done. कई बार बच्चे कह देते हैं 10,000 रुपए तक माफ है. नहीं भाई, माफ नहीं है. तो अप टू 10,000 रुपीज, अप टू 10,000 रुपीज 10%, 10,001 से 20,000, 10,001 से 20,000 20%, एंड अबव 20,000 30%. आगे बढ़ते हैं. सरचार्ज, अगर इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो 7% इज द रेट ऑफ सरचार्ज दैट विल बी लेविएबल. और अगर इनकम 1 करोड़ 10 करोड़ से ज्यादा है देन द रेट ऑफ सरचार्ज दैट विल बी लेविएबल विल बी 12%. ओके, आ जाओ गाइस. यहां पर चलो पहले एक इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं एंड देन वील मूव फॉरवर्ड गाइस. एक क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको फिर टाइम दूंगा करने के लिए दोस्तों. आई एम गोना गिव यू टाइम अगेन टू सॉल्व इट. एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसकी इनकम है 1 करोड़ 45 lakhs. let me see guys. 1 करोड़ 45 lakhs is the income of a cooperative society जो कि ओल्ड रिजाइम फॉलो कर रही है, ओल्ड रिजाइम फॉलो कर रही है. तो what shall be the tax liability? Do it again, 2 minutes guys. The more you solve it the better it will be. लिख कर. हाँ जी गाइस, सिर्फ 15 सेकेंड्स बचे हैं. इसको मैं पूरा लिख कर करके दिखाऊंगा गाइस. 48,37,340. चलो ये बात अच्छी है कि आप लोगों ने राउंड ऑफ तो किया, मगर
सिद्दीकी का अलग आंसर आ रहा है, समीर का अलग आंसर आ रहा है. कम ऑन गाइस, आ जाओ, लेट अस डू इट. फर्स्ट 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज एट द रेट 10%. कितना आया गाइस? 1,000 रुपए. नेक्स्ट 10,000 रुपीज एट द रेट 20%. कितना आया गाइस? 2,000 रुपए. एंड रिमेनिंग यहां पर रिमेनिंग कंप्यूट करने में बड़ी दिक्कत होती है. 1,44,80,000 रुपीज, 80,000 रुपीज एट द रेट 30%. कितना निकल कर आया? 144, इसका 30% कितना निकल कर आया? 43 लाख 44,00,000 प्लस 1 प्लस 2 43,47,000. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग गाइस. हाँ जी, यहां तक गाड़ी आ गई. उसके बाद दोस्तों वी विल हैव टू ऐड, हमें यहां पर लगाना पड़ेगा दोस्तों सरचार्ज एट द रेट 7%, बिकॉज द इनकम इज बिटवीन 1 करोड़ एंड 10 करोड़. ये देखिए 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में आपका सरचार्ज का जो रेट है दैट इज 7%. 1 करोड़ 10 करोड़ के बीच में 7%. निकालो भाई, आ जाओ भाई, 7% निकालते हैं. 43,47,000, इसका 7% निकाला 3,04,000, 3,04,290. इसको ऐड कर दीजिएगा इस तो 46,51,290. and now we are going to add HEC, health and education cess, at the rate 4% guys. इसका 4% निकालिए into 4% plus equals to 48 लाख. अरे यार, मैंने फाइनल आंसर आ गया 48,37,341.6, 341.6, जिसको आप राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट मल्टीपल 48,37,340. इसमें से माइनस करिए 4651,290, 1,86,051.6 आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. एवरीवन क्लियर अबाउट इट? चलो जी गाइस, मूविंग ऑन गाइस. न्यू रिजाइन, इधर देखिएगा गाइस. If the cooperative society opts to be taxed under section 115 BAD, 22% is the normal rate of tax. मैंडेटरी सरचार्ज है. ये जो सरचार्ज होता है ना दोस्तों, ये दिस इज मैंडेटरी सरचार्ज एट द रेट 10%, एंड HEC एट द रेट 4% निकल कर आता है 25.168%. कहते हैं if the cooperative society opts to be taxed under section 115 BAD, 22% plus mandatory surcharge at the rate 10% plus HEC, health and education cess at the rate 4%, तो टोटल निकल कर कितना आया? 25.168. दिस इज द इफेक्टिव रेट. तो जितनी भी आपकी इनकम हो उस पर आप डायरेक्टली 25.168% लगा सकते हैं गाइस. However, the conditions and restrictions applicable under section 115 BAC2, याद आ रहा है 115 BAC2, ये टर्म्स एंड कंडीशंस थी एक इंडिविजुअल के लिए अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन फॉलो करना चाहता है, शैल अप्लाई हियर एज वेल. वो यहां पर भी अप्लाई होंगी. सर HEC डेसिमल में नहीं लिखे तो चलेगा स्मृति. मतलब लास्ट में 1 आ रहा है, 0.6 लिखने की जरूरत नहीं है. इट्स ओके. या उसको 2 कर दीजिए, 1 को 2 कर दीजिए, क्योंकि 0.6 था तो उसे आपने 2 कर दिया, तो दैट्स ओके. ओके गाइस, खैर आज तक दोस्तों मैं फिर बोल दूं अगेन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से
कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटीज, आज तक इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस नहीं बने. The majority of the questions that is being asked is in relation to individual से जुड़ा हुआ सरचार्ज, इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ रिबेट. yes, that is important. इंडिविजुअल से जुड़े हुए टैक्स रिजाइम्स, इंडिविजुअल से जुड़े हुए स्लैब रेट्स, इंडिविजुअल से जुड़े हुए स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्सेस, दैट आर इंपॉर्टेंट. अच्छा भाई, न्यू रिजाइम एक और दोस्तों फॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है. ऊपर वाला दोस्तों 115 बीएडी में मैन्युफैक्चरिंग नहीं लिखा हुआ था, नीचे वाला मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, रेसिडेंट इन इंडिया, सेटअप एंड रजिस्टर्ड आफ्टर ऑन और आफ्टर 1/4/2023 एंड कमेंसेस मैन्युफैक्चर चालू कर दिया है ऑन और बिफोर 31 मार्च 2024. मतलब दोस्तों ये उन्हीं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए है, दोज आर इन्वॉल्व इनटू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी setting up in the year 2023-24 जो कि concessional tax regime follow करना चाहते हैं under section. This is a new section which has been incorporated. वन मार्कर इसमें जरूर पूछा जा सकता है 115 BAE. ऊपर वाला कौन सा था? 115 BAD बैड. ये कौन सा है? बे. 115 BAE कितना है? 15%. 15% दोस्तों आपका टैक्स सरचार्ज एट द रेट 10% एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%. टोटल कितना निकल कर आता है? 17.16%. टोटल कितना निकल कर आता है? 17.16%. The conditions and restrictions applicable under section 115 BAC2 shall apply here as well. वो यहां पर भी अप्लाई करेंगे. तो यहां पर दोस्तों the tax percentage is substantially low. सर 115 BAC2 किस पर लगता है? जो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो करते हैं कार्तिक बेटा. जो इतनी बड़ी लिस्ट थी, हर चैप्टर के थोड़े थोड़े पॉइंट्स थे. जब मैंने कहा भी था कि ये वाले चैप्टर्स मैं उसी में पढ़ाऊंगा. जैसे सैलरी में आपको एचआरए की एग्जेम्पशन नहीं मिलती, एलटीसी की एग्जेम्पशन नहीं मिलती एंड कपल ऑफ फ्यू अलाउंसेस की एग्जेम्पशन नहीं मिलती. याद आ रहा है वो वाला पॉइंट? आ जाओ गाइस. नाउ कमिंग ऑन टू कंपनीज गाइस. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर बोलूं थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट, बट क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा है तो करना ही. इफ इट ऑप्ट्स टू बी टैक्स एज पर द ओल्ड रिजाइम, अगर कंपनी ओल्ड रिजाइम फॉलो करना चाहती है तो डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी में डिवाइड किया गया. फॉरेन कंपनी पे फ्लैट 40%, ना दाएं देखना ना बाएं देखना, फॉरेन कंपनी फ्लैट 40%. However, in case of domestic company guys, डोमेस्टिक कंपनी के लिए दोस्तों कहते हैं अगर आपका टर्नओवर इज अप टू 400 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर 21-22, तो इन ऑर्डर टू फाइनलाइज द रेट ऑफ टैक्स दैट इज बीइंग लेविएबल 25% जो कि है, वो आपका किस बेस पर डिपेंड करेगा? दैट विल डिपेंड अपॉन द टर्नओवर दैट यू अचीव नॉट इन दिस ईयर but in the previous year 21-22. We are into previous year 23-24, assessment year 24-25. हमारे प्रीवियस ईयर की इनकम पर रेट ऑफ टैक्स फाइनल करने के लिए कि ये 25% है या 30% है, we will just have to check the turnover of the previous year 21-22. 2 साल पहले के टर्नओवर के बेस पर रेट ऑफ टैक्स for the current year shall be finalized. तो इधर ध्यान से देखिएगा गाइस. एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड दिस इज सुपर डुपर मतलब कंफ्यूजिंग आई कैन से. क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला जाएगा, ध्यान से देखना. आप लोग मेरे को बस ये बताइए व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स दैट विल बी एप्लीकेबल टू द कंपनी. डोमेस्टिक कंपनी, एक डोमेस्टिक कंपनी है दोस्तों, इनका टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर 21-22 is 402 crores. Turnover of previous year 23-24 is 398 crores. हाँ जी, मेरे को बताइए गाइस, what is the rate of tax जो उस पे लगेगा, कंपनी की इनकम पे लगेगा रेट ऑफ टैक्स? फटाफट बताइए.
the rate of tax that will be applicable in this scenario is 25%. हमारे लिए क्या मैटर कर, ओ सॉरी 30%. हमारे लिए क्या मैटर करता है? 21-22 का टर्नओवर. इस साल का टर्नओवर मैटर नहीं करता है. The turnover of the year 23-24 does not matter. Income of the year 23-24 matters. अब ध्यान से देखिएगा, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 इज लेट्स से 80 लाख रुपीस. तो 80 लाख पर 30% लगाना है. देखो, रेट ऑफ टैक्स तो हमेशा इनकम पर ही लगती है ना. द रेट ऑफ टैक्स हैज टू बी ऑलवेज डिवाइड. हरप्रीत का बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, सर अगर कंपनी प्रीवियस ईयर 23-24 में ही बनी है तो क्या होगा? अगर हरप्रीत बेटा जो कंपनी बनी ही 23-24 में है, उसका प्रीवियस ईयर 21-22 का टर्नओवर तो जीरो ही होगा ना, क्योंकि उस साल तो वो थी ही नहीं. अब जब थी ही नहीं तो इन दैट केस वील कंसीडर टर्नओवर टू बी जीरो बिकॉज देयर वाज नो बिजनेस एट ऑल. इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस we're going to apply 25% rate of tax. क्या लगाएंगे? 25%. अब दोस्तों नेक्स्ट एक डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक है ना. टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर 21-22 आपको दिया हुआ है 430 लाख. हाँ जी, आपको फिर दिया हुआ इनकम of previous year 23-24 42 lakhs. हाँ जी guys, मुझे बताइए guys, what is the rate of tax applicable in this scenario? What is the rate of tax? टर्नओवर से पहले 430 है, कितना लगेगा guys? 25% और 30%? 25% और 30%? 25. रवि अवानी 30, गुड. सलोनी 30, संजीवनी 30, इक्षित 25, हरप्रीत 30, समीर 25, श्रेया 30. शाबाश. नालायको, 430 लाख लिखा है, 430 करोड़ नहीं लिखा. आजकल 430 लाख का मतलब होता है 4.3 करोड़. ओहो ओहो, 25% लगेगा. बंटा धार हो, बंटा धार, बिल्कुल. हाँ जी, ओ कर रहे हैं सबके सब. संजीवनी, कार्तिक, अवानी, हाँ जी, हरप्रीत. हाउ वाज इट? एक छोटा सा ट्रिक क्वेश्चन. थैंक यू टू राठी सर. हाँ जी गाइस, आ जाओ भाई फटाफट. तो इधर देखिएगा, कंपनीज जिनका टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है, करोड़ इन द प्रीवियस ईयर 21-22, डोमेस्टिक कंपनी 25%. अगर टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा का है तो 30%. फॉरेन कंपनी के केस में a flat rate shall be levied guys, and the flat rate कितना होगा guys? 40%. flat rate कितना होगा guys? 40%. moving on, next point guys, next point. सरचार्ज कितना लगेगा? गाइस? सरचार्ज डोमेस्टिक कंपनी के केस में दोस्तों, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है 7%, 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%. इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी के केस में, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो 2%, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5%. 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5%. दीज आर द रेट्स जो हमें याद रखनी पड़ेंगी दोस्तों. ये 1 मार्कर में आ सकती हैं, एंड वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल कि भाई ये वाली रेट्स हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. 1 मार्कर में ज्यादा आ सकती हैं. सरचार्ज कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी का सेम है. यू कैन से सो, सोनू बेटा. कोऑपरेटिव सोसाइटी ओल्ड रिजाइम एंड डोमेस्टिक कंपनी ओल्ड रिजाइम सेम है. ऑलराइट, अच्छा भाई. नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट डोमेस्टिक कंपनीज, इफ इट ऑप्ट्स टू बी टैक्स्ड
under the new regime under section 115 BAA, तो ऑल डोमेस्टिक कंपनीज चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या ना हो, उन पर कितना परसेंटेज लगेगा दोस्तों? 25.168% लगेगा. इट इज इक्विवेलेंट टू 115 BAD. तो अपन कैसे याद रखेंगे? बा और बैड एक ही है, ऐसे याद रखेंगे. बा बड़ी बैड है, बा बड़ी बैड है, ऐसे याद रखेंगे दोस्तों. इधर देखेंगे, यहां पर अपन लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी किया था, बैड 115 BAD 25.168%. लाइकवाइज यहां 25.168%. ऑलराइट गाइस. और नेक्स्ट जो अगला नया 115 BAE, बे बड़ी बैब है. क्या करेंगे? बे बड़ी बैब है. हाँ जी गाइस, अब कैसे भी याद रख लो दोस्तों. हाँ जी, तो कैसे याद रखेंगे? बा बड़ी बैड है, बा बड़ी बैड है, बा BAA और BAD. और दूसरा बे बड़ी बैब है, दोनों में सेम रेट है. ऑल डोमेस्टिक कंपनीज ओनली मैन्युफैक्चरिंग. जैसे दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटी भी ओनली मैन्युफैक्चरिंग वाला था, यहां पर 17.16%, 17.16%, जैसा कि ऊपर पढ़ाया था गाइस. यहां पर देखिएगा 17.16%. आ जाओ गाइस. देयर आर सर्टेन कंडीशंस to claim concessional rate under section 115 BAB. Examination point of view से very least important guys. आज तक टर्म्स एंड कंडीशंस क्या इस सेक्शन से जुड़ा हुआ नहीं पूछा गया, तो इसके टर्म्स एंड कंडीशंस भी कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. आ जाओ गाइस. कंपनी शुड बी सेट अप ऑन और आफ्टर 1 October 2019 and manufacturing started before 31 March 2024. कंपनी सेटअप हो जानी चाहिए 1 अक्टूबर 2019 के बाद, और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी 31 मार्च 2024 से पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए. कोई स्प्लिटिंग अप रिकंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है. ऑलरेडी एक कंपनी सेटअप थी, उसका स्प्लिट अप करके आपने बोल दिया हमने नई कंपनी बना दी, नहीं. इट शुड बी ऑल इन ऑल अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, 20% ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी अलाउड. सेकेंड हैंड इंपोर्टेड मशीनरी शैल बी ट्रीटेड एज न्यू. मतलब वो कहते हैं कि जो आपने नई कंपनी बनाई है उसकी प्लांट एंड मशीनरी भी मेजॉरिटी न्यू ही होनी चाहिए. 80% और मोर शुड बी न्यू. ओनली 20% ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी शैल बी अलाउड. अगर आपने, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर आपने 1 करोड़ की मशीनरी खरीदी तो उसमें से मिनिमम 80 लाख की न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए. अगर आपने 80 लाख की न्यू प्लांट एंड मशीनरी नहीं खरीदी, आपने 75 लाख की खरीदी, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, आपको 115 BAB अलाउ नहीं किया जाएगा. यू विल नॉट बी अलाउड टू अवेल दिस कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स 17.16%. All right. And last, required to opt in first year itself. जो आपका पहला साल है उसी साल आपको 115 BAB ऑप्ट कर लेना है. अगर आपने पहले साल टशन दिखाया नहीं, हम नहीं फॉलो करते, 115 BAB नहीं करते, तो इन दैट केस अगले साल से 115 BAB विल नॉट बी अलाउड टू यू. यू हैव टू ऑप्ट इन फर्स्ट ईयर. आपको फर्स्ट ईयर में ही ऑप्ट करना होगा. तो कहते हैं रिक्वायर्ड टू ऑप्ट इन फर्स्ट ईयर. If not opted for this section in the first year, then will become ineligible to opt in subsequent years. Next, दोनों sections में restrictions for the company opting for 115 BAA and 115 BAB. Deduction under section 10AA नहीं मिलेगी. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IA से 80 RRB की नहीं मिलेगी. सेक्शन 80 RRB तक नहीं मिलेगी एक्सेप्ट 80 JJAA, मतलब 80 JJAA में मिल जाएगी. सेक्शन 32 AD, 33 AB, इसमें से कई सेक्शन तो ऐसे हैं जो इंटरमीडिएट लेवल पर भी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा है इसलिए मैं भी पढ़ा रहा हूं.
32 AD, 33 AB, 33 ABA, 35 AD, 35 CCC and 35 CCD ये हमें अलाउड नहीं है इफ वी आर फॉलोइंग 115 BAA और 115 BAB। एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं है एंड सेट ऑफ लॉसेस का बेनिफिट नहीं है। So these are the 5 prohibitions, prohibited points if you follow 115 BAA or 115 BAB। और आज का लास्ट पॉइंट गाइस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस HEC 4% shall be levied on income tax and surcharge if any shall be applicable in all cases। सारे केसेस में लगेगा, इररिस्पेक्टिव कि इंडिविजुअल है, कंपनी है, फर्म है, ट्रस्ट है, कोई भी हो दोस्तों 4% लगेगा ही लगेगा। Everyone clear about it? Every one of you guys clear about this point? Done. मार्जिनल रिलीफ कल करेंगे, राउंडिंग ऑफ और ये सब कल करेंगे, और एक थ्योरेटिकल पॉइंट है। तो कल गाइस वी आर गोना वाइंड अप दिस चैप्टर। कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाफ एन आवर और ले लो, मार्जिनल रिलीफ करा दो। नहीं सोनू बेटा, वो कल करेंगे क्योंकि एक थ्योरेटिकल पॉइंट भी बचा है, उसमें भी हाफ एन आवर लगेगा। 45 मिनट्स मार्जिनल रिलीफ में, 15 मिनट्स इन अदर पॉइंट्स। We'll be done with this chapter by tomorrow, 24th of July we'll be done. All right guys, तो आज हम लोगों ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस करे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में बताया कि आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिली हमारी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को कि वो भारत देश में टैक्सेस लगा सके। आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट विच इज नोन एज लिस्ट नंबर 1 इज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें वो इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी जैसे टैक्सेस बना चुके हैं। दूसरा लिस्ट नंबर 2 जो है वो स्टेट लिस्ट है, जिसमें दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, जैसे कि टैक्सेस ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, टैक्सेस स्टेट एक्साइज ड्यूटी ऑन ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड नार्कोटिक ड्रग्स। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलकर लगाते हैं, लेकिन टैक्सेस से जुड़ा हुआ दोनों ने मिलकर कुछ नहीं बनाया। उसके बाद हम पहुंचे दोस्तों एंट्री नंबर 82। एंट्री नंबर 82 में इनकम टैक्स के बारे में लिखा हुआ है ऑफ लिस्ट नंबर 1 शेड्यूल 7 गाइस, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिली है टू लिवाई टैक्स ऑन ऑल इनकम्स अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। क्या एग्रीकल्चरल इनकम पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है? हाँ जी लगा सकती है, बट दे डू नॉट लिवाई इट। उसके बाद आज हम लोग आ गए दोस्तों प्रैक्टिकल पोर्शन। प्रैक्टिकल पोर्शन में सबसे पहले किया रिबेट अंडर सेक्शन 87A। For old regime guys, if your taxable income, total income is up to 5 lakh rupees for a resident individual, rebate shall be granted lower of the following, जितना टैक्स है या 12,500 whichever is lower. Under the default tax regime, rebate आपको मिलेगी for resident individual of lower of the following, जितना टैक्स है या 25,000 रुपए, if your total income is up to 7 lakh rupees, 7 लाख रुपए तक है। All right guys, everyone clear about it? Yes or no? परफेक्ट गाइस। उसके बाद दोस्तों रिबेट का बेनिफिट सेक्शन 112A में से नहीं मिलेगा। रिबेट बेनिफिट शैल नॉट बी ग्रांटेड फ्रॉम सेक्शन 112A। आ जाओ। उसमें एक छोटा सा और पॉइंट था दोस्तों, उसमें एक छोटा सा पॉइंट और था, और वो छोटा सा पॉइंट क्या था कि अगर आपकी इनकम रिबेट अंडर सेक्शन डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 BME से BAC में 7 लाख से मार्जिनली ज्यादा है, तो वहां पर भी आपको रिबेट मिल जाता है। कितने का? जितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी हो माइनस जितनी आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा का है, जिसका मैंने एक फाइनल कंक्लूजन बताया था कि इनकम जितनी 7 लाख से ज्यादा है, दैट इज द फाइनल टैक्स दैट यू विल हैव टू पे प्लस HEC, उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जो बाकी आपकी इनकम्स आई, बीट फर्म लोकल अथॉरिटी पे 30% लगता है। अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है देन सरचार्ज विल बी लिवाइड एट द रेट 12%। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर ओल्ड रिजाइम फॉलो करती है तो पहले 10,000 पे 10%, नेक्स्ट 10,000 20% एंड अबव 20,000 30%। सरचार्ज है अगर इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो 7%, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%। नई कोऑपरेटिव सोसाइटी, न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटी, न्यू रिजाइम 115 BAD और डोमेस्टिक कंपनी BAA बड़ी बैड है, ऐसे याद रखना। कितना है? 25.168%। अगर मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी
बेबड़ी बैब है, ऐसे याद रखना है, बेबड़ी बैब है 17.16%। कंपनीज में डोमेस्टिक कंपनी अगर ओल्ड रिजाइन फॉलो कर रही है और टर्नओवर 21-22 प्रीवियस ईयर 21-22 का 400 करोड़ तक है तो 25%, और 400 करोड़ से ज्यादा का है तो 30%। फॉरेन कंपनी के केस में 40% लगेगा। इनकम डोमेस्टिक कंपनी अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो 10%, 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%। फॉरेन कंपनी के केस में सरचार्ज 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो 2%, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5%। और डोमेस्टिक कंपनी के न्यू रिजाइन्स वाले बता दिए। तो होमवर्क क्वेश्चन का ध्यान रखना है गाइस। होमवर्क क्वेश्चन इज व्हाट यू गाइस नीड टू सॉल्व इट आउट। एंड मार्जिनल रिलीफ एक हमारा जो पॉइंट है कल के सेशन का इंपॉर्टेंट, एंड ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ। तो ये 2 पॉइंट्स हैं एंड देन विल बी डन विद चैप्टर नंबर 1। एनी डाउट व्हाटसोएवर यू गाइस आर फ्री टू आस्क मी। हाँ जी गाइस पूछिए, कोई भी डाउट हो गाइस प्लीज आस्क मी, अदरवाइज कल हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे एंड देन आई एम गोना गिव यू टाइम। कल हो जाएगी ट्यूसडे, फिर मैं आपको फ्राइडे तक का टाइम दूंगा गाइस। नहीं, ट्यूसडे तो आज है, कल हो जाएगी वेंसडे। मैं संडे तक का आपको टाइम दूंगा, संडे तक का टाइम दूंगा टू वाइंड अप विद दोस्तों आप लोगों का द क्वेश्चन बैंक। So shall we start with practice book? Neha, you can, but there can be questions which relates to marginal relief. Avoid that. इस बार टैक्सेशन का पेपर कैसा आ सकता है? टैक्सेशन का पेपर मीडियोकर लेवल का रहेगा, 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेंगे, बाकी यू गाइस विल बी एबल टू इजीली सॉल्व इट आउट। मतलब आप लोग तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर पाओगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट। ऑलराइट, इजी आएगा। चलिए जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद शाम को 6 बजे। संडे को चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट होगा। यस शुभम, संडे को चैप्टर नंबर 1 का आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इस संडे आपका पहला टेस्ट। बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर।